एक्चुअली आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वापस वेव के न्यूमेरिकल्स। मैंने लास्ट लेक्चर्स में तुम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स कराया था मैंने डीसी पांडे के लगभग क्वेश्चंस करा दिए थे और मैंने ये बोला था कि वो मिक्स वे में क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक्स भी है, मेंस के क्वेश्चंस भी हैं और उसमें थोड़े बहुत एडवांस के मिक्स क्वेश्चंस हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वो कम्प्लीटली एडवांस का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, जो तुमको वो क्वेश्चन या तो बीएम शर्मा में दिखेगा या फिर तुमको वो क्वेश्चंस शशिभूषण तिवारी में दिखेगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगी नहीं क्वेश्चंस को रीड करने में। ओके, तो चलो क्वेश्चंस क्या है पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चंस रीड कर देता हूँ प्रॉपर वे में, आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है फिगर शो द शेप ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू 1/80 the particle at the origin had its maximum negative displacement. If the wave speed be 80 unit, then what will be the equations of the progressive wave? इसे क्लियर हमें क्या निकालना है कि क्या होगा इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चंस में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसमें डायग्राम कैसा है, ओके देखो डायग्राम परफेक्ट रहता है तो वेव को समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें इस पोजीशन को y बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर x कंसिडर की गई है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ समझना कि इसमें जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है ये है आपको 5 और ये जो वैल्यू है नीचे ये दिया हुआ है -5। क्लियर है? ठीक है, ग्राफ जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूँ ताकि ग्राफ बनाना इजी हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में भी ग्राफ है बट मैं इसलिए फॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, देखो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, वेव ऐसे फॉर्म कर रहा है। ओके, ये वेव का फॉर्मेशन है। क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है मेरे पास ये जो ओरिजिन है। क्लियर है? अब ग्राफ में क्या क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस पे 1 है। ठीक है, दिस बिकम 2, ओके, दिस बिकम 3, this become 4, this become 5, this become 6, this become 7 और ये 8। ओके, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर आ रही है आपको इतनी दूर बात समझ में? अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चंस में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि आफ्टर अ टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1/80, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1/80 यूनिट टाइम है। ठीक है, आफ्टर द टाइम t इज इक्वल टू 1/80 द पार्टिकल एट द ओरिजिन हैज इट्स मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में ये कह रहा है, ये आप एम्पलीट्यूड है बेसिकली ऊपर से, ठीक है ना, ग्राफ को नॉर्मली ऐसे कंसिडर कर लो, ये भी -5 का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ग्राफ है। ये ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब भी इस तरह का फिगर वेव में दिया होता है तो आप हमेशा याद रखो कि ये एक स्नैपशॉट होता है, आपको एक स्नैपशॉट का पिक खींच के दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये आफ्टर 1/80 में, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको आफ्टर 1/80 यूनिट टाइम में ये क्या हो रहा है कि अपने निगेटिव के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, यहाँ समझना मेरी बात को, अगर मैं ये लेके चलूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ आगे की ओर प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये इस तरफ है। ठीक है, इतना मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे ग्राफ को बनाऊँ, क्लियर है ना, तो थोड़ा आगे ग्राफ को अगर बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ होगा,
देखो क्वेश्चंस में इतना दिया, मैं ये थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ, ग्राफ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मगर ये क्या कह रहा है कि इतने टाइम में, जो टाइम हमें दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1/80, इतने टाइम में इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए, ठीक है, ओरिजिन पे। तो देखो अगर तुम यहाँ से सोचोगे कि अगर मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो स्नैपशॉट दिया हुआ है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है मेरा मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो कि -5 है। मतलब ये जो पॉइंट्स है, यहाँ समझना कि ये जो पॉइंट्स है वो एक्चुअल में कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा, तो देखो अगर मैं कहूँगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव चल रहा है, तो दैट मीन्स हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है, t/2। क्लियर है ना, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वाला जो टाइम होता है यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, t/4। क्लियर है। तो अगर इन केस t/4 प्लस t/2 का सम अगर हम करते हैं और वो अगर 1/80 के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि वेव जो है मेरा वो कहाँ चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं इतनी स्टोरी समझने में। अगर मैं ये अगर हम ये लेके चलें कि नहीं वेव जो है मेरा, ठीक है, वेव जो है मेरा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का ये पॉइंट्स है वो ऑब्वियसली यहाँ पर पहुँचेगा ओरिजिन पे, और उस पर भी टाइम कितना लगना चाहिए, 1/80, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा, दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम होगा t/4 ये इक्वल किसके होना चाहिए, 1/80 के। तो हम कहेंगे कि ये कहाँ चल रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव का चल रहा है, ठीक है। अगर t/4 प्लस t/2 दोनों का एडिशन अगर हमें क्या मिल जाएगा, 1/80 के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, वेव कहाँ चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इज इट क्लियर। तो देखो यहाँ पर अब एक एक टर्म समझ लो कि अगर मैं इसमें पूछूं कि वेवलेंथ क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पर वेवलेंथ की बात अगर हम करेंगे तो तुम ये कहोगे कि दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का एक कंप्लीट वेव साइकिल है ये, तो इसका डिस्टेंस कितना है, देखो ये 2 है, ये 6 है, तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या होगा, वेवलेंथ होगा, ये डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वेवलेंथ हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया, इसे क्लियर। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, वेव स्पीड क्लियर किया हुआ है वो कितना है, 18 यूनिट, तो दैट मीन्स टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आपको पता है कि टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग, तो उसको क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन वी, ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता है ना कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, तो ऑब्वियसली f को 1/t कंसिडर कर लोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन v, और v की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 यूनिट और ये 4 है, तो ऑब्वियसली आप इसको कंसिडर करोगे 4/80, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है। अगर ये 1/20 होगा तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/20, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t/4, तो t/4 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। तो देखो अगर हम ये जो मतलब इतने दूर ये जो वैल्यूज है ये क्या है, t/4 और वो 1/80, मतलब ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो ये वाला सेक्शन है मेरा निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये सही हो जाता है। क्योंकि अगर आप t/4, मेरे बात को यहाँ समझना कि अगर मैं ये t/4 प्लस t/2 ये दोनों को ऐड करते और उसकी वैल्यू 1/80 होती, तो हम क्या कहते हैं, ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रहा है, ऐसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस है कि 1/80 सेकंड्स के बाद ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को टच कर रहा है। तो मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को टच करने के लिए हम अगर राइट साइड जा रहे हैं, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमें टाइम जो लगेगा वो कितना होगा, t/2 प्लस t/4 होगा। और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो t की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1/20 यूनिट। और हम जब देख रहे हैं कि अगर हम निगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ ग्राफ को अगर फ्लिप कर रहे हैं तो वो हमें कितना टाइम दे रहा है, t/4 मिल रहा है, और t/4 ऑब्वियसली इक्वल किसके हो जा रहा है, 1/80 के। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि ग्राफ जो है, ठीक है, या फिर वेव जो है वो कहाँ जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। कहीं दिक्कत नहीं है आपको इतनी दूर समझने में। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, मतलब इक्वेशन क्या होगा प्रोग्रेसिव वेव का। तो देखो अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि
हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है, साइन, और ये जा रहा है निगेटिव x डायरेक्शन में, दैट मीन्स के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम इस ग्राफ पे थोड़ा सा काम करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो इस तरफ जो मैंने बनाया है ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ये तो हमने डिज़ाइन किया था आपको समझाने के लिए कि लॉजिक क्या है, बट ग्राफ कहाँ से था मेरा, ग्राफ इस तरफ से था, ठीक है ना। ग्राफ ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, देखो नीचे, मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा था ये, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ क्या है, निगेटिव में जा रहा है, और आपको पता है कि साइन जो होगा वहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, एंगल, ये क्लियर है निगेटिव में जब जाता है तो यहाँ से अगर हमको यहाँ इक्वेशंस में थोड़ा सा सोचना है तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे प्लस क्या लिखना पड़ेगा, पाई, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चंस में देख लो तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 दे रहा है, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें पता हो गई, ठीक है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें 5 है, चलो 5 लिख लेते हैं, ठीक है, साइन, ओके, ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो के तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे, मैं यही निकाल देता हूँ, के की वैल्यू क्या लिखते हो आप, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, लैम्डा बिकम्स अ 4, तो देन बिकम्स 4, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास क्या, पाई बाई 2x प्लस ओमेगा, ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ओमेगा निकालने का सिंपल टर्म्स क्या है आपको पता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और v हमको 80 है तो 80 मल्टीप्लाई, अभी हमने k निकाला क्या है, पाई बाई 2, दैट इज द ओमेगा, तो 2 और ये 80 कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 पाई हो जाएगा, तो प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 40 पाई टी प्लस पाई, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा y, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चंस, ठीक है, और इसको हम कैसे थिंक करेंगे, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्शन निकालने का बेटा ये भी एक प्रोसेस होता है कि आपको वो देखना पड़ेगा किस टाइम में क्या दिख रहा है, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन पेस्ट किया हुआ है, आप थोड़ा सा एक एक करके समझना है, ठीक है। वापस मैं सबसे पहले क्वेश्चन का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, एक बार ग्राफ नोट कर लो, देखो ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये ग्राफ है और यहाँ देखो, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है आपको 10, ये वैल्यू दी हुई है आपको 5, नीचे ये वैल्यू दी हुई है -5, और ये वैल्यू दी हुई है -10, इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैं ग्राफ इसलिए परफेक्ट बनाता हूँ कि तुमको समझने में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। ये एक्चुअल में 10 है, ठीक है, क्लियर। रफ स्केच करने जाएंगे तो फिर मेज़रमेंट का प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये -5 से होता हुआ ये ग्राफ चल रहा है, मैं दूसरा यूज़ करता हूँ मार्कर, ये -5 से होता हुआ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, देखो ये एक्चुअल में ऐसे चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे, क्लियर है। इसमें वैल्यू मैं सबका आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये वैल्यू है 1, ठीक है, ऐसे दिया 1 2 3 4 5 6, और ये है 7 8 9
10, 11, 12 और ये है 13, ठीक है, 14, 15 और ये दिया हुआ है मेरे पास 16, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर y जो है इसको मेज़रमेंट किया गया है सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये जो x है इसको मेज़र किया गया है मीटर में। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमें कवर किया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन के में क्या कह रहा है कि ये जो वेव है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। मैं एक बार वापस, देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, पेस्ट कर दिया है मैंने, तो क्वेश्चन को एक बार वापस से मैं रेड करके बता देता। देखो क्या कह रहा है, फिगर शो द पोजिशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल at t is equal to 0 supporting a simple harmonic wave traveling either along or opposite to the positive x axis. Write down the equation of the curve. हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म्स देख लो कि इस जगह जो है, ठीक है, ये कर्व का ये पार्ट मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पार्ट ले लो, यहाँ पे पार्टिकल है जो डायरेक्शनली ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, इस जगह से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हुआ आ रहा है, ये ऐसा, ठीक है, थोड़ा ग्राफ मेंटेन कर लेना। ये एक्चुअल में इस पोजीशन का टेंजेंट है, पी पोजीशन का, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे चल रहा है और ये एंगल दिया हुआ है मेरे पास थीटा, ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चंस का ग्राफ बना हुआ है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें इस इक्वेशन ऑफ द कर्व बनाने हैं हमको, ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास यही पूछा जा रहा है। ओके, तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, तो देखो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम इक्वेशन ऑफ द कर्व की बात करें तो देखो ये जो P पॉइंट्स है ये एक्चुअल में पार्टिकल का पॉइंट है और ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो देखो अगर लॉजिकली तुमको थोड़ा ध्यान होगा तो एक रिलेशंस आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू dy/dx, ठीक है, क्योंकि कर्व का इक्वेशन लिखने से पहले हमें एक्चुअल में डायरेक्शन चाहिए। और एक चीज़ याद रखो कि हमें यहाँ पर वेव का इक्वेशन नहीं लिखना, कर्व का इक्वेशन लिखना। और आपको पता है कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ द x, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, यहाँ से कंसिडर करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस P पॉइंट का तुम टेंजेंट देखोगे तो थीटा, तो थीटा ये तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो थीटा जो है वो ग्रेटर दैट है 90 से, ये 90 से बड़ा होगा। जब ये थीटा 90 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि dy/dx जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी भी आपको नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है P पॉइंट पे, ठीक है। वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो dy/dx है वो भी हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली वेव वेलोसिटी जो होगी वो कौन सा डायरेक्शन में बताएगा, निगेटिव। मतलब ये जो कर्व है, ठीक है, ये वेव जो दिया हुआ है वो किस तरफ जा रहा है, वो निगेटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये तो डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन हमने समझ लिया, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। अब यहाँ पे देखो अब हमें इक्वेशंस लिखना है, तो इक्वेशंस के लिए थोड़े टर्म्स को एकदम ध्यान से समझो कि अगर इतनी चीज़ें आपको पता हो चुकी है तो इक्वेशंस अब आप क्या लिखोगे, देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फाइव, ठीक है, क्योंकि हमें फाइव एंगल भी नहीं पता, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। चलो अब आगे थोड़ा समझना, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू में a की वैल्यू तो हमारे पास क्लियर है, a की वैल्यू क्या दी हुई है, ऑब्वियसली a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन पे गिवन है, देखो 10 ऊपर भी 10 था, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इसको क्या लिखेंगे 0.10 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ओमेगा और के हमें निकालना है, तो के की वैल्यू क्या लिखोगे 2π/λ। अब 2π/λ अगर आपको निकालना है तो यहाँ से देखो आप ध्यान से, यहाँ देखो अगर 2π/λ निकालना है तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमें लैम्डा देगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा दूसरा मार्क को यूज़ कर लूँ, देखो ये पॉइंट से
ये पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या देगा, हमें लैम्डा देगा। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 है और ये डिस्टेंस 1 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 2 पाई अपॉन 12 दैट इज पाई बाय 6। ये मेरे पास क्या हो गया, वेव नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा निकालना है हमें, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन से कर्व पूछ रहा है, तो कर्व पूछने का मतलब ऑब्वियसली बात है, ये जो तुमने लिखा है ये क्या है, वेव का इक्वेशन है। मैं वापस बोलूँ, वेव का इक्वेशन है, तो वेव इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और टी, बट हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है, मतलब सिर्फ एक्स के फंक्शन में निकालना है। तो टी क्या हो जाए, टी बिकम 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कर्व इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि जब हम x की वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो a की वैल्यू ऑब्वियसली 10 दी हुई है, और यहाँ पे क्या है साइन, ठीक है, kx, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी है, π/6 है ना, क्या निकाला हमने, π/6, और x हमको क्या लेना है, 0, तो मल्टीप्लाई कर दो 0 और +5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -5/10 इज इक्वल टू साइन 5, तो दैट मीन्स 5, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, देखो साइन 5 की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब देखो साइन की 5 की वैल्यू -1/2 जब हुई है, तो ये हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन 5 की वैल्यू निगेटिव, मतलब साइन की वैल्यू निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि थर्ड क्वाड्रेंट लें या फोर्थ क्वाड्रेंट लें। तो देखो इसको कंसिडर करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह हमें क्या पता है कि देखो ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमको क्या पता है कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे क्लियर है ना, थीटा क्या है आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्लियर आ रही है आपको बात में, तो थीटा क्या मिला है हमको, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करना शुरू करें, ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्लियर, और हमको इसका मतलब dy/dx ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। क्लियर है ना, dy/dx हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो dy/dx क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो dy/dx लेस देन 0 है यहाँ पे। तो अगर इस इक्वेशन को, ये जो है y a साइन kx प्लस 5, इसका जब dy/dx निकालें, देखो यहाँ भी हमने क्या डिस्कस किया कि k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2π/12 π/6, और यहाँ देखो k तो हमने निकाल लिया। मैंने क्या बोला कि हमें कर्व का इक्वेशन कंसीडर करना है, तो ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे। ठीक है, तो t का तो 0 कर दिया, तो ये वैल्यूज आई। अब कर्व लिखने का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x देखना है हमको। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये जब इक्वेशंस लिखना है तो हमने क्या किया, x को भी 0 कंसिडर किया, कि यहाँ पे x को 0 कंसिडर करें तो क्या मिला, kx प्लस 5, और ये -5, मतलब जो साइन 5 की वैल्यू हमें क्या निकल गई, -1/2, मतलब ये निगेटिव वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, साइन 5 की। तो अब हमें ये चेक करना है कि निगेटिव वैल्यू जो होता है साइन का, वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट को कंसिडर करें या फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसिडर करें। तो देखो x की वैल्यू, ये जो 0 तुमने लिया है, एक्चुअल में x की वैल्यू को 0 कंसिडर किया था। तो देखो अब इस पोजीशन पे ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम x को 0 करेंगे और यहाँ पर इस पोजीशन पर एक टेंजेंट बनाएंगे, देखो इस पोजीशन पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, थीटा, और ये थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। जब ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो dy/dx क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव मिलेगा हमको, dy/dx पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन का dy/dx निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ak साइन kx प्लस 5, सॉरी साइन नहीं कॉस। ठीक है, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखो अगर मैं इस इक्वेशंस का dy/dx लिखूँ तो dy/dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ak cos
के एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे x को अगर तुम जीरो कर रहे हो तो डी वाई डी एक्स क्या मिल रहा है, देखो ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब कॉस का फंक्शन पॉजिटिव है बट साइन का फंक्शन क्या है, निगेटिव है। तो कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव, ये कहाँ हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो इनिशियल फेज होगा वो हमें क्या लेना पड़ेगा, -π/6। इसे क्लियर, अब समझ में आया कि क्यों हम फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसिडर कर रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जब ये तूने π/6 लिखा है तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो है कर्व का वो बनाना आसान हो गया। अब आपको इक्वेशन क्या लिखना है, y = a sin kx + 5, ठीक है। तो y = a की वैल्यू क्या है, 0.10 साइन k की वैल्यू देखो यहाँ से हमने निकाली है, क्या है, π/6 × x, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये -π/6 आया तो ये क्या हो जाएगा, -π/6। ये क्या हो गया मेरा बी का करेक्ट ऑप्शन। देखो कहीं दिक्कत नहीं है बेटा, ये सारी चीज़ें समझने में आपको, ठीक है। देखो तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी का करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आया कि कर्व का इक्वेशन लिखना होता है तो हम क्या लिखना पड़ेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इसी में सी पार्ट क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, सॉरी सी पार्ट नहीं, बी पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट हमने कंसिडर कर लिया, अब बी पार्ट क्या कह रहा है। देखो बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, मतलब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ देखो फिगर देख लो एक बार बहुत अच्छे से, देखो यहाँ पे बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल है, थीटा ये थीटा, तो कह रहा है क्वेश्चन पे कह फाइंड द एंगल थीटा मेड बाय द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी विथ द एक्स एक्सिस, मतलब इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इस थीटा की वैल्यू। तो देखो थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, और इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने tan थीटा क्या लिखना है, dy/dx, अगर मैंने dy/dx फाइंड आउट कर लिया तो थीटा निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा के बराबर वही हो जाएगा। क्लियर है, और वहाँ पे क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स समथिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ tan थीटा = dy/dx, तो अभी प्रीवियसली हमने dy/dx निकाला है और वो क्या लिखा था, 0.10 cos, ठीक है, cos, और ये जो π/6 है वो यहाँ आ जाएगा, π/6, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड, ये कॉस नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये जो इक्वेशंस है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0.10 हो गया, ये साइन का डिफरेंशिएट, तो यहाँ देखो πx, तो x इस तरफ आ जाएगा, मतलब π/6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई π/6 कॉस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे हो जाएगा π/6 × x माइनस π/6, ये हो गया मेरा dy/dx। अब सबकी वैल्यू 1/1 डाल, तो देखो ये 0. ये π/6 इंटू दिस है। क्लियर है ना, आ रही है आपको बात समझ में, ये π/6 इंटू दिस है। तो x की जो वैल्यू है, ठीक है, x हमें निकालना है, और कहाँ, थीटा के लिए। तो यहाँ पे समझो मेरी बात को थोड़ा सा, देखो हम वापस इस पिक्चर में जा रहे हैं, तो यहाँ देखो, तो देखो ये जो है, ये जो P, यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, देखो इस जगह पे P पॉइंट पे जो हमको थीटा निकालना है उसमें x कोऑर्डिनेट कितनी है, देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, जो इक्वेशंस में x की जगह क्या पुट करनी पड़ेगी, 6। क्लियर है ना, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 6। इज दैट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 6 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.10 π/6, मतलब ये क्या हो जाएगा, π/60 हो जाएगा ये। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, π/60 हो जाएगा, इनटू क्या लिखेंगे, कॉस, और यहाँ पे x की जगह 6 रखेंगे तो π/6 इनटू क्या हो जाएगा, 6 माइनस π/6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया बेसिकली मेरे पास क्या, π/60, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, π/60, ठीक है, कॉस, और ये क्या लिखेंगे, देखो 6 और 6 ये कैंसिल हो जाए तो क्या हो गया, ये π - π/6,
ठीक है। और पाई माइनस पाई बाई 6 अगर करोगे तो ऑब्वियसली कॉस जो होगा पाई माइनस पाई बाई 6 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 16, और कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब माइनस कॉस पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया, पाई बाई 60 इंटू पाई बाई 6 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, आगे निगेटिव कर दूं, और ये क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है। तो वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ से, देखो √3π/120 निगेटिव के साथ। ये किसकी वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू हो रही है मेरे पास क्या, tan थीटा की। ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो tan इनवर्स माइनस √3π/120। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, उस इक्वेशंस का थीटा फाइंड आउट किया। देखो ये एडवांस के क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से कवर करके चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एडवांस में इसी स्टाइल के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन का सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है इफ द पार्टिकल एट पी हैज अ वेलोसिटी वीपी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन एज शॉन इन फिगर दैट देन डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि वेव की स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो वापस से मैं तुमको कर्व की ओर ले चलता हूँ, जो हमने वेव का पिक्चर बनाया था। यहाँ देखो, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है, ठीक है, तो P पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल Vp दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट, यहाँ से ये पूछ रहा है क्या कि इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये देखो नीचे एरो बना हुआ है, तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नेगेटिव वाई एज शॉन इन द फिगर, तो डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव। डायरेक्शन तो हमने इसमें पहले ही निकाल दिया कि डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया था मैंने, और हमने लॉजिकली भी बता दिया था कि डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि वेव वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो इसको निकालते हैं कि वेव वेलोसिटी कितनी आएगी मेरे पास। यहाँ समझना, देखो यहाँ पे समझो एक एक टर्म्स में कि अगर हमें फॉर्मूला क्या पता है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू dy/dx। ठीक है, और हमें ये वेव की वेलोसिटी, जब पार्टिकल वेलोसिटी वहाँ पे vp बोल रहा है और हमें वेव की वेलोसिटी निकालनी है, तो dy/dx दैट मीन्स tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, और वो वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ पे नेगेटिव √3π/120 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो 120, ये भी नेगेटिव होता है, फॉर्मूले से नेगेटिव होने की पॉजिटिव हो जाएगा, 120 Vp/√3π। अब इसको अगर हम कैंसिल कर लें, तो कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली ये कितना मिल जाएगा मुझको, देखो √3 और ये दैट मीन्स 40 √3 डिवाइड बाई पाई और इंटू Vp। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, वेव की वेलोसिटी। ठीक है, सी पार्ट भी क्वेश्चंस का समझ में आया आपको कि वेव वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चंस में। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस है बड़ा क्वेश्चंस मैंने इसलिए कवर किया है कि आपको पूरा वेव समझ में आ जाए इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमसे डी में बहुत ईजी को पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या आपको पता है कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा। तो ऑब्वियसली वेव वेलोसिटी हमने अभी निकाला, कितना निकाला है इसमें वेव वेलोसिटी, 40√3 Vp। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या है, डिवाइड बाई पाई था, तो 12 इंटू पाई, ये हो गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद ई क्वेश्चन से ई पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हमसे अब क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस जब वो कर रहा है तो ऑब्वियसली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें देखना पड़ेगा। और वेव का फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, वेव का फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x और t है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हम ऐसा लिखेंगे y, पहले हम वेव का इक्वेशन लिख लेते हैं, वो मेरे पास क्या है 0.10। ठीक है, ये किस में, मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने यूनिट क्लियर किया है तुम लोग को, साइन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, π/6
इनटू एक्स, हम सिंपल वेव इक्वेशन लिख रहे हैं और हमको डायरेक्शन पता है प्लस और क्या है ओमेगा की वैल्यू नहीं पता, प्लस इतना और माइनस हमने फेज एंगल क्या निकाला था इनिशियल फेज π/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मुझे ओमेगा फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 2π इंटू एफ, एफ हमने अभी निकाला तो इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगी 2π, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहाँ से 40√3 VP डिवाइड बाई 12 इंटू पाई, दैट बिकम्स क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से कंसिडर करेंगे 2 से ये क्या हो जाएगा कितने टाइम कटेगा 6 टाइम कटेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20√3 डिवाइड बाई 3 इंटू VP, ये क्या हो गया मेरा ओमेगा। जब ये वैल्यू हमको मिल चुकी है और हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालना है एज अ वाई में, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t लिखेंगे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t लिखोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप ध्यान से देखो, अगर मैं 10 को सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ तो ठीक है साइन, और यहाँ से क्या लिखोगे आप π/6, तो हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में निकालना है तो ऑब्वियसली x वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ ओमेगा वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा 20√3 डिवाइड बाई 3 VP इंटू टी माइनस π/6, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया। ठीक है, देखो तो आज के लेक्चर्स में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये जो लास्ट वाला जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया वो दोनों एडवांस के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेरी बातों को लेक्चर सुनते वक्त ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट्स को खुद से कैलकुलेट करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस लेक्चर सुन लो और नोटबुक को यूज़ मत करो, तो नोटबुक यूज़ करना। इससे क्या होगा कि तुमको लॉजिकली क्या होगा कि एडवांस के क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे क्या होगा एक क्वेश्चन से पूरी ट्रैवलिंग वेव की थियरी रिवाइज होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे फिर से वेव के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर?